मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत आज हम पार्ट 2 के अंतर्गत प्रांतीय शासन व्यवस्था को देखेंगे। संपूर्ण मुगल साम्राज्य को सूबों में बांट दिया गया था। हमने पिछले लेक्चर के अंदर केंद्रीय व्यवस्था को समझा था, जिसमें केंद्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सम्राट यानी बादशाह के क्या अधिकार थे, उसके पद का क्या स्वरूप था, और फिर उसके द्वारा जो मंत्री मदद कर रहे थे वो उन अलग अलग मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स को सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रांतीय व्यवस्था देख रहे हैं। संपूर्ण मुगल साम्राज्य को सूबों या प्रांतों में बांट दिया गया था। अकबर के समय में सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगज़ेब के समय में साम्राज्य विस्तार करने के कारण बढ़ के 21 हो गई थी ये संख्या। प्रांतीय शासन व्यवस्था का ढांचा केंद्रीय शासन व्यवस्था के समान ही था। जैसा कि सर जदुनाथ सरकार, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं, उनका कहना है कि मुगल सूबों में शासन व्यवस्था केंद्रीय शासन व्यवस्था का एक लघु रूप ही थी। प्रत्येक सूबे की अपनी पृथक राजधानी थी, जहाँ प्रधान सूबेदार रहता था। सूबेदार को निज़ाम, सिपहसालार अथवा केवल सूबा के नाम से ही पुकारा जाता था। प्रत्येक सूबे में मुख्य अधिकारी सूबेदार, दीवान, बख्शी, सद्र, काजी, कोतवाल तथा वाकियाए नवीस हुआ करते थे। सूबेदार की नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी और सामान्यतः यह पद राजवंश के लोगों अथवा मनसबदारों को ही दिया जाता था। अपने सूबे में उनकी स्थिति एक छोटे बादशाह के समान थी। उनके साथ एक बड़ी सेना होती थी और अपने सूबे में उन्हें एक बड़ी जागीर भी प्राप्त होती थी। सूबे के सभी अधिकारी उनके अधीन होते थे। सूबे में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था, प्रजा के हित की रक्षा, फौजदारी व्यवस्था, इमारतों का निर्माण करना, विद्रोहों को दबाना, पुल, सराय, सड़कों आदि की सुरक्षा तथा उनका निर्माण करना, सूबों के अधीन राज्यों से कर वसूली आदि करके विभिन्न कार्य हुआ करते थे इस प्रकार के। और बादशाह अपने प्रांत के अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, तबादला आदि सूबेदार की सलाह से ही करता था। बिना सूबेदार की सलाह के कोई परिवर्तन नहीं करना। दीवान ये सूबे का वित्त अधिकारी था और सूबे में सूबेदार के पश्चात शासन में दीवान का पद ही था। वह सूबेदार के अधीन न था, बल्कि वह केंद्र के दीवान के अधीन था। सूबे की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण रखना, आय व्यय का हिसाब लगाना और कृषि की देखभाल करना। अधीनस्थ वित्त अधिकारियों पर नियंत्रण, सूबे की आर्थिक स्थिति की सूचना केंद्रीय सरकार को देना तथा दीवानी मुकदमों पर निर्णय इत्यादि करना उसके प्रमुख कर्तव्य और अधिकार थे। बख्शी, अगला अधिकारी बख्शी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये प्रांत के सैनिकों की देखरेख तथा उनकी ठीक दशा में उनको रखना और रसद की व्यवस्था करना, सरकारी आदेशों का पालन करवाना, ये सब इसके प्रमुख कार्य थे। इसकी नियुक्ति केंद्रीय मीर बख्शी की सलाह से की जाती थी और बख्शी को कभी कभी सूबे का वाकिये नवीस भी बनाया जाता था। वाकिये नवीस की हम बात करें, ये सूबे गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था और इस सूबे के शासन में प्रत्येक सूचना, यहाँ तक कि सूबेदार व दीवान के कार्यों की सूचना भी केंद्रीय सरकार को भेजता था। अगला अधिकारी है कोतवाल। सूबे की राजधानी तथा बड़े नगरों में शांति और सुरक्षा, स्वच्छता और सफाई, यात्रियों की देखभाल आदि कोतवाल करता था। यह एक पुलिस अधिकारी होता था और उसकी निर्धनता में पर्याप्त सैनिक रहते थे। सद्र और काजी, धार्मिक और न्याय कार्य करने हेतु प्रांत में सद्र और काजी का पद साधारणतया एक ही व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाता था, जिसकी नियुक्ति केंद्र के सद्र उस सुदूर की सिफारिश पर सम्राट द्वारा की जाती थी। उपर्युक्त अधिकारियों के अतिरिक्त किसी सूबे में दरोगा तोपखाना नामक अधिकारी होता था और मीर भी नियुक्त किए जाते थे, जो बंदरगाहों पर नदी के मुहाने
तथा पुलों के निकट नावों की व्यवस्था करके ये धन वसूल करने का कार्य किया करता था। सरकार अथवा जिले का प्रशासन। प्रत्येक प्रांत कई सरकारों तथा जिलों में विभक्त था और प्रत्येक सरकार में अनेक अधिकारी होते थे। फौजदार। प्रत्येक सरकार में एक फौजदार होता था जो सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। सरकार में आंतरिक शांति और व्यवस्था का भार इसी के ऊपर होता था। फिर अमलगुजार, यह सरकार में राजस्व अधिकारी था और सरकार में लगान वसूल करना, कृषि की देखभाल करना, किसानों की सुरक्षा करना, चोर लुटेरों को दंड देना, सरकारी खजाने की देखभाल करना, ये सब इसके प्रमुख कर्तव्य था। बितिक्च। बितिक्ची अमलगुजार के अधीन अधिकारी था जो भूमि तथा लगान संबंधी सभी कार्य करता था और किसानों से लगान वसूली की रसीदें लिया करता था। खजानदार, यह सरकार का खजांची था। इसका सरकारी खजाने की सुरक्षा प्रमुख कर्तव्य होता था। परगने का शासन। प्रत्येक सरकार फिर कई परगनों में बटे होते थे जिसमें शिकदार, अमिल, फौतदार, काजी, कानूनगो तथा अनेक लेखक होते थे। शिकदार का कर्तव्य परगने में शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा लगान वसूल करने में सहायता करना था। अमील परगने का वित्ताधिकारी था तथा किसानों से लगान वसूल करना उसका प्रमुख कार्य होता था। फौजदार परगने का खजांची तथा खजांची की सुरक्षा उसका मुख्य उत्तरदायित्व था। परगने में न्याय का कार्य काजी के सुपुर्द था तथा कानून को परगने के पटवारी का प्रधान हुआ करता था। लगान, भूमि, कृषि संबंधी सभी कागजों को देखना और तैयार करवाना उसका प्रमुख कर्तव्य था। परगने में अनेक लेखक जो कारकुन के नाम से जाने जाते थे वो लिखा पढ़ी का कार्य किया करते थे। नगरों का शासन। अगर हम नगरों के शासन की बात करें तो नगर शासन का प्रबंध कोतवाल होता था। वह उन सभी कार्यों पर काम करता था जो आधुनिक समय में नगर पालिकाएँ और पुलिस अधिकारी करते हैं। नगर सुरक्षा, साफ सफाई, बाजार पर नियंत्रण, यात्रियों पर निगरानी, नगर को वार्डों में बांटना, स्थानीय करों की वसूली इत्यादि उसके प्रमुख कार्य होता था। उसकी अधीनता में पर्याप्त सैनिक होते थे। अब गांव के शासन की हम बात करें तो मुगलों ने गांव का शासन का उत्तरदायी अपने हाथों में नहीं लिया, बल्कि परंपरागत ग्राम पंचायतें जो थी वो अपने गांव में सुरक्षा, सफाई, छोटे मोटे जो झगड़े होते थे उनका निपटारा आदि करती थी। गांव में अधिकांश झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायतों के द्वारा होता था। गांव में अधिकारियों में मुकद्दम, पटवार, चौकीदार इत्यादि थे। मुख्यतः सरकारी कर्मचारी ग्राम्य जीवन और शासन में हस्तक्षेप नहीं करते और न गांव में किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की अधीनता में गांव शासन की स्वतंत्र इकाई हुआ करते थे। आज हमने भी ये डिस्कस किया है। मैं आशा रखती हूँ आपको समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम इसी की अगली कड़ी को डिस्कस करेंगे।